So hello everyone and welcome to my channel The Wings of Brain. This is पूजा. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग. ऑलराइट, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं. देखो, हमने अभी, अगर आपने अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है तो हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के टाइम पे ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे कई इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे. जैसे कि उस टाइम पे राजा या फिर जो उस टाइम पे जो राज्य की प्रजा हुआ करती थी, महाजनपद हुआ करते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसे हुआ करता था एंड ऑल, ये सब हम 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ऑलराइट, इस चैप्टर में अब हम बात करेंगे कि जैसे जैसे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में कई ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगते हैं, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आने लगते हैं, तो इन चेंजेस की वजह से जो उस टाइम पे लोग रहा करते थे, उनकी सोशल लाइफ, सोसाइटी में भी इन सब चीज़ों ने कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. ठीक है, सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे. तो इससे क्या हुआ, जो उस टाइम पे फॉरेस्ट हुआ करते थे, वहाँ पे धीरे धीरे लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया. धीरे धीरे जो है सोसाइटी में नई नई कम्युनिटीज आ रही थी, जैसे शिल्प विशेषज्ञ, ये इन कम्युनिटी का उदय हो रहा था. और इससे एक बात सामने आई कि अब ना लोगों में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गया. मतलब जो अमीर थे वो और अमीर होने लगे, जो गरीब थे वो और गरीब होने लगे. सो ये पूरी सोशल लाइफ है जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो टाइम पीरियड ध्यान रखना, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी ये टाइम पीरियड है जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सोसाइटी में लोग रहते कैसे थे, उनकी जीवन शैली किस तरह से होती थी, उस टाइम पे विवाह कैसे हुआ करते थे. इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ऑलराइट, अब देखो, इस टाइम पीरियड को जानने के लिए जो उस टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, इतिहासकार हुआ करते थे, उन्होंने ना कुछ ग्रंथ हुआ करते थे उस टाइम पे, साहित्यिक ग्रंथ, इनका उन्होंने उपयोग करा. वो उपयोग कैसे करा, उस टाइम पे ना कुछ बुक्स हुआ करती थी, ग्रंथ हुआ करते थे, जो ना पुराने जो लोग थे ना उन्होंने लिख के रखे थे बहुत सी भाषाओं में, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी. ठीक है, तो इतिहासकारों ने इन बुक्स थी जो टेक्सचुअल फॉर्म में थी, मतलब जो शब्दों के एक टाइप में लिखी गई थी, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, इनको पढ़ा, जिससे ये बात भाई समझ में हमें आई कि उस टाइम पे समाज, सोसाइटी कुछ इस तरह से हुआ करती थी. उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में हम पढ़ेंगे कि महाभारत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को समझ के जो इतिहासकार थे उन्होंने कौन कौन सी बातें समाज के बारे में उजागर करी. 1919 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं. पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके इस टॉपिक में से मैंने आपको समझाया तो कि वी.एस. सुखतांकर उस टाइम पे के इतिहासकार हुआ करते थे. इनकी लीडरशिप में प्लस उस टाइम पे जो और भी विद्वान थे उनकी लीडरशिप में महाभारत को एक क्रिटिकली एनालाइज करने की परियोजना बनाई गई. मतलब यहाँ पे एक प्लानिंग की गई कि इस ग्रंथ को हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे जिससे हमें सोसाइटी के बारे में और जानकारी मिल सके. देश के अलग अलग भागों से अलग अलग लिपियों में लिखी गई जो महाभारत थी, क्योंकि देश बहुत बड़ा था, अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र में ना महाभारत को अलग अलग लिपियों में, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया था. तो उन सबको पहले क्या किया गया, इकट्ठा किया गया. सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना की गई. अब ये देखा गया कि हमने अलग अलग जगह से ये ग्रंथ उठा लिया है. इन पांडुलिपियों में हमें कई श्लोक मिले हैं जो कि भाई कॉमन है, जो कि हर पांडुलिपियों में मिले हैं. ठीक है, इसको चुना गया. और उस टाइम पे जितनी भी पांडुलिपियां मिली हमें अलग अलग क्षेत्रों से, उनको चुना गया, उनको पढ़ा गया, समझा गया. उसके बाद ये बात सामने आई कि ये सारे जो कॉमन श्लोक्स हमें मिले हैं या कहानियां हमें मिली है इन पांडुलिपियों से, इनका हम क्या करेंगे, इनको पब्लिश कर देंगे. ठीक है, तो इनको 13,000 पेजेस में इनको पब्लिश किया गया और इस पूरे प्रोसेस को करने में 47 वर्ष का समय लगा. यहाँ पे हमने क्या करा, इतिहासकार ने महाभारत जैसे ग्रंथ को उठाया. बहुत मोटी किताब थी उस टाइम पे ये, बहुत सारे विद्वानों ने इसको पढ़ा और इसको समझा. अलग अलग क्षेत्रों में जो भी पांडुलिपियां थी, इन्होंने क्या किया, उनको कलेक्ट करा, उनको समझा, पढ़ा. तो इनको ये पता चला कि यहाँ पे जो पांडुलिपियां हमें मिली है इनमें भाई कॉमन टाइप के हमें श्लोक्स मिले हैं. जो जो कॉमन श्लोक्स हैं उनको इन्होंने 13,000 पेजेस में पब्लिश करा. सो दिस इज ऑल अबाउट कि महाभारत को किस तरह से इन लोगों ने एनालाइज किया. इस तरह से महाभारत को एनालाइज किया गया. तो यहाँ पे भाई हमें 2 बातें समझने को मिलती हैं. पहला तो ये कि जो भी हमने यहाँ पे फैक्ट्स इकट्ठे करे हैं, इनमें जो संस्कृत में लिखी गई लैंग्वेजेस में हमें जो कई पाठ मिले हैं, लेसन्स मिले हैं, उसमें समानताएं हैं. मतलब ये माना गया है कि कश्मीर में जो चीजें हुई हैं वही चीज नेपाल में भी हुई है और वही चीज केरला में भी वही कहानी हमें मिलती है, सेम टू सेम वही कहानी मिलती है. सेकंड थिंग
कि महाभारत के प्रेक्षण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद उभर कर सामने आए। अब इस क्षेत्रीय प्रभेद का क्या मतलब है कि उस टाइम पे लोगों के बीच में कई रीजनल डिफरेंसेस हुआ करते थे, तो वो बातें भी यहाँ पे हमें समझ में आती हैं कि लोगों में आपस में भी उस टाइम में कुछ मतभेद हुआ करते थे। तो ये हमें सोसाइटी के बारे में इससे पता चलता है। तो इस तरह से जो इतिहासकार थे उन्होंने महाभारत को पढ़ के उनके फैक्ट्स को समझ के ये बातें हमारे सामने पेश करी कि उस टाइम पे जो लोग थे ना उनके बीच में कई डिफरेंसेस भी हुआ करते थे। तो इस तरह का कुछ उनका सोसाइटल स्ट्रक्चर हुआ करता था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में आर्कियोलॉजिस्ट ने जब महाभारत को पढ़ा तो उनके सामने सोसाइटी की परिस्थितियां आई। तो हमें इससे महाभारत से हमें सोसाइटी के बारे में एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि लोग कैसे रहते होंगे। पाली, प्राकृत और तमिल इन ग्रंथों को पढ़कर हमें ये समझ में आता है कि उस टाइम पे जो लोग हैं वो किस किस तरह की प्रथाएं और जो परंपरा थी उसका पालन किया करते थे। आई रियली होप सो आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाभारत की। महाभारत की एक मेन कहानी थी जो हम सबको पता है। जो महाभारत थी दो बंधुत्व मतलब दो भाइयों के बीच की लड़ाई थी। जो कौरवों का एक पूरा ग्रुप होता था जिसमें 5 ब्रदर्स होते थे, एंड जो पांडव थे इनका एक ग्रुप होता था जिसमें ये 5 भाई हुआ करते थे। तो इनके बीच में किस बात को लेकर संघर्ष हुआ, इनके बीच में सत्ता, उस टाइम पे जो राज सिंहासन था इसको लेके इनके बीच में संघर्ष हुआ। तो महाभारत की मूल कथा हमें कुछ इस तरह से बताती है कि उस टाइम पे लोगों के बीच में जमीन, भूमि और सत्ता के लिए संघर्ष हुआ करता था। ठीक है, तो हमें ये बेसिक कहानी तो पता ही होगी। महाभारत की मूल कथा के रचयिता बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने इनकी मूल कथा किसने लिखी थी? भाट सारथी ने लिखी थी। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य है जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है और जिसका पुराना नाम, जिसको हम पहले जय संहिता के नाम से भी महाभारत को पहले जाना जाता था। तो दिस इज ऑल अबाउट कि महाभारत क्या थी, क्या कहानी है। इनमें 2 भाइयों के बीच की लड़ाई है, तो बंधुओं के बीच की लड़ाई है, या हम ये कह सकते हैं। अब देखो, जैसे जैसे हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे सोसाइटल हमें बहुत से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमारा सेकंड वाला पॉइंट हम ये वाला पढ़ने वाले हैं, बंधुता और विवाह के बारे में, कि उस टाइम पे जो फैमिलीज हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी, त्रिवंशिकता क्या होती थी, महिलाओं का क्या स्थान था सोसाइटी में। ऑल अबाउट ये पूरे पैराग्राफ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, देखो किनशिप मतलब क्या होता है? बंधुता मतलब एक तरह से मान लो भाई बहन, चाचा चाची की बेटे, चाचा चाची की बेटे, तो हम आपस में कजन्स होते हैं ना। उस टाइम पे सोसाइटी में भी ऐसे ही कजन्स वाला सिस्टम हुआ करता था। राइट, देखो अब यहाँ पे आपके लिए की पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कुल किसे कहा गया है। कुल किसे कहा गया है? संस्कृत ग्रंथों में ना परिवार को उस टाइम पे कुल कहा जाता था। ठीक है, जो परिवार थे ना उनको कुल कहा जाता था उस टाइम पे। एंड इनका फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था? जैसे आज के टाइम पे हमारी फैमिलीज होती हैं, सोसाइटी होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं भाई उस टाइम पे जो फैमिलीज थी उसका ही एक स्वरूप है, उसी का कहीं ना कहीं आप देखोगे एक स्ट्रक्चर हम आज के टाइम पे फॉलो करते हैं। जैसे परिवारों में क्या होता है, जो लोग होते हैं आपस में मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो संसाधन होते हैं, सोर्सेज होते हैं, उनको आपस में मिल बांट कर यूज करते हैं, एक साथ रहते हैं, आपसी सहयोग होता है फैमिलीज में, जैसे आजकल के टाइम पे होता है। तो सेम स्ट्रक्चर उस टाइम पे भी हुआ करता था फैमिलीज का। सेकंड पॉइंट अब हम समझते हैं पितृवंशिकता। मतलब आज हम नहीं कहते कि हमारी सोसाइटी जो है मेल डोमिनेंट है, मतलब जो पुरुष है भाई वही जो होते हैं घर के मुखिया होते हैं, उन्हीं के सारे डिसीजन फाइनल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता आजकल के टाइम पे भी। तो उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे ना जो आजकल का हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मतलब यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता था। तो जो घर का मुखिया होता था वो पुरुष होता था, ग्रैंड फादर हो गए, फादर हो गए एंड ऑल। ठीक है, फादर के बाद जो संपत्ति होती थी उसको जो है उनका पुत्र संभाला करता था। जैसे तो मतलब यही स्ट्रक्चर था उस टाइम पे। अगर मान लो कि पुत्र ना हो तो ऐसा नहीं होता था कि भाई उसकी बहन है तो उसको दे दो, नहीं। अगर पुत्र नहीं है तो भाई चाचा भाई का तो कोई ना कोई तो होगा ही, तो उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। राइट, विशेष परिस्थितियों में मान लो अगर पुत्र नहीं है या फिर अगर वो बंदा नहीं देना चाहता कि भाई मैं अपने चाचा ताऊ को दूं, नहीं देना चाहता, तो विशेष परिस्थितियां आप देखोगे यहाँ पे जो फीमेल्स हुआ करती थी ये भी जो फादर की जो सत्ता होती थी उसका उपभोग कर सकती थी। तो कुछ इस तरह का हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर होता था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के टाइम पे। आप तो भाई आ जाओ हमारे नेक्स्ट पॉइंट में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, फिर फैमिलीज के बारे में हमने पढ़ लिया, सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम भाई फीमेल्स की उस टाइम की जो स्थिति होती थी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि फीमेल्स की शादी किस तरह से हुआ करती थी। जो हम पढ़ने वाले हैं विवाह के नियम। मतलब अब ये देखो विवाह के नियम का मतलब कि उस टाइम पे विमेंस का जो विवाह है वो किस तरह से किया जाता था, क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे ये वाला टॉपिक
ब्राह्मण, देखो जो ब्राह्मण थे उस टाइम पे उनका जो स्थान है ना सर्वप्रथम हुआ करता था सोसाइटी में, और वही क्या करते थे कि लोग किस तरह से आपस में बात कर रहे हैं और रह रहे हैं उसके लिए क्या करते थे, वो कुछ नियम और कानून बनाते थे। ठीक है, इन मानदंडों का संकलन अब उस टाइम पे कुछ ग्रंथ थे उनके रूप में किया गया, जैसे धर्म सूत्र में इनके बारे में रूल्स बता दिए गए कि लोग कैसे रहेंगे, उनका विवाह कैसे होगा, नाम कैसे रखा जाएगा एंड ऑल। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसका जो संकलन है, जिसमें जो रूल्स वगैरह है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में बनाए गए थे। और इन जो ग्रंथ थे इनमें क्या बताया गया है कि विवाह कैसे होगा, स्त्री का गोत्र और वर्ण व्यवस्था की जो सोसाइटी है वो किस बेस पे चलेगी। ठीक है, तो इसी में अब हम बात करने वाले हैं विवाह के नियम। मतलब उस टाइम पे क्या होता था, पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए जो बेटे होते थे वो महत्वपूर्ण हुआ करते थे। जो फीमेल्स होती थी उनको पैतृक संसाधन है उनका उन पे कोई भाई राइट नहीं हुआ करता था, सारी प्रॉपर्टी भाई पुत्र को मिलती थी। अब देखो बहिर्विवाह पद्धति क्या होती थी, मतलब इसमें ये बताया गया कि फीमेल्स का विवाह होगा वो किस तरह से होगा। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही सही माना जाता था, और कन्यादान करना जो मेल होते थे उनके लिए एक महत्वपूर्ण उनका कर्तव्य समझा जाता था। ठीक है, और स्त्री का गोत्र, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो विवाह होते थे वो स्त्री के गोत्र के बेस पे डिसाइड किए जाते थे, कि जितने भी गोत्र है ना उनका एक वैदिक ऋषि होता था, और मान लो आपस में जो भी गोत्र के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के भाई बहन या वंशज उस टाइम में माने जाते थे। और एक ही गोत्र में शादी करना आपस में उस टाइम पे ये इस बात की मंजूरी नहीं दी गई थी, और शादी के बाद जो फीमेल्स होती थी उनको अपने फादर के स्थान पर जो उनके हस्बैंड होते थे उनका गोत्र अपनाना पड़ता था। तो कुछ तरह के कुछ नॉर्म्स थे जो उस टाइम पे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में फीमेल्स के लिए बनाए गए थे। सो नाउ अब आ जाओ हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो ब्राह्मण्स ग्रंथ थे उन्होंने तय कर दिया था कि जो फीमेल्स होंगी उनका विवाह किस तरह से किया जाएगा, लेकिन क्या भाई हर कोई समाज में इन नियमों को फॉलो करता था, या बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके पास पावर होती थी वो इस नियम को अनफॉलो करते थे। हमें यहाँ पे सातवाहन राजाओं के कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। अब देखो बहुपत्नी प्रथा का क्या मतलब होता है, मतलब एक से ज़्यादा पत्नी को मानने वाले। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो ब्राह्मण्स के द्वारा विवाह के नियम तय किए गए थे उसको इन लोगों ने उसे फॉलो नहीं किया था, और यहाँ पे इन्होंने बहुपत्नी प्रथा को बढ़ावा दिया। अब एक और एग्जाम्पल ये मिलता है, जो सातवाहन राजाओं से जिन भी रानियों ने विवाह किया था उन्होंने क्या किया, शादी के बाद भी अपने पति के गोत्र को नहीं अपनाया, उन्होंने अपने पिता के गोत्र को ही मान्यता दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात और समझ में आ जाती है कि ब्राह्मणीय नीति का कई लोग जो है उस टाइम पे उनको अनफॉलो करते थे, उनको फॉलो नहीं करते थे। कुछ रानियां एक ही गोत्र की थी जिन्होंने सातवाहन राजाओं से शादियां करी थी। मतलब इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि यहाँ पे क्या हुआ है, बहिर्विवाह पद्धति जो कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई एक नियम था कि भाई जो फीमेल्स उनका जो विवाह होगा वो उनके गोत्र के बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से आपको यहाँ पे बहिर्विवाह पद्धति का भी उल्लंघन मिलता है। इससे साफ पता चलता है उस सोसाइटी में जिन भी राजाओं के पास पावर होती थी वो भाई ब्राह्मण के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। सो इतने यहाँ पे आपको बात समझ में आई कि सातवाहन राजाओं का हमें एग्जाम्पल मिलता है जिन्होंने बहुपत्नी प्रथा को माना था। इसमें ये भी बात सामने आई है कि जो इनसे शादियां करने वाली रानियां थी उन्होंने आफ्टर मैरिज अपने पति के स्थान पर अपने पिता के गोत्र को ही अपनाया था, और इन्होंने बहिर्विवाह पद्धति का उल्लंघन करा था। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। मैंने आपको ये वाला जो टॉपिक है आपके इसी पैराग्राफ में से समझाया है। सो यहाँ पे अब हम बात करेंगे हमारे इस वाले टॉपिक के बारे में। देखो ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में। इसमें क्या बताया गया है कि देखो अब तक हमने सोसाइटी की स्थिति के बारे में हमने समझा कि क्या फीमेल्स की किस तरह से स्थितियाँ हुआ करती थी उस टाइम पे, उनका किस तरह से विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, तो क्या इससे हमारे सामने एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उस टाइम पे फीमेल्स की कंडीशन सोसाइटी में अच्छी थी या नहीं थी। तो यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल अगेन सातवाहन राजाओं के दिए गए कि उनको उनकी माता के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे। जैसे आज के टाइम पे नहीं होता एक सरनेम होता है उनके फादर का एंड ऑल, तो उस टाइम पे आपको ये समझ में आएगा कि जो सातवाहन शासक थे इन्होंने अपना सरनेम अपने माता के नाम पे लगाया था। इसका मतलब साफ सीधी बात है कि चाहे उस टाइम पे जितना भी मेल डोमिनेंस क्यों ना हो सोसाइटी में, लेकिन उस टाइम पे फीमेल्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। राइट, आई रियली होप सो इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। लेट्स कम ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इस पैराग्राफ में हम बात करने वाले हैं कि देखो सोसाइटी में किस किस तरह के डिफरेंसेस हुआ करते थे ना। देखो यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी बहुत इंपॉर्टेंट है कि धर्मशास्त्र
और धर्म सूत्रों में एक आदर्श व्यवस्था का यहाँ पे उल्लेख किया था। मतलब उन्होंने ये चीजें मेंशन कर दी थी कि जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं ना, वो कौन कौन सी जॉब्स करेंगे। तो उसी के बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सोशल डिफरेंसेस मतलब एक आदर्श जीविका क्या होगी, मतलब जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उनके जन्म के बेस पे कि वो कौन से वर्ग में उनका जन्म हुआ है, अपर कास्ट में हुआ है, लोअर कास्ट में हुआ है, वैश्य में हुआ है, क्षत्रिय में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, इस बेस पे जो है उनको यहाँ पे जॉब्स दी जाएंगी। और ब्राह्मण्स के लिए एक आदर्श जीविका क्या होगी, अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा लेना, मतलब जो वेद्स हैं उनकी शिक्षा को ग्रहण करना, यज्ञ करवाना समाज में, नामकरण वगैरह जो भी यज्ञ वगैरह होते हैं वो करवाना, दान लेना और दान देना, ये काम होंगे भाई ब्राह्मण्स के। सेकंड पे आ जाओ, क्षत्रिय। तो इन्होंने क्षत्रियों का भी एक वर्ग बना दिया और क्षत्रियों को यहाँ पे उन्होंने क्या काम दिया, क्षत्रियों को काम दिया युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करेंगे, वेद पढ़ेंगे, यज्ञ करेंगे, दान देंगे। ठीक है, अब तुम देखोगे ना इनमें कुछ कुछ काम ना तुम्हें कॉमन मिलेंगे, जो ब्राह्मण्स भी करते थे, ये क्षत्रिय भी करते थे और वैश्य भी करते थे। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे इन्होंने एक नेक्स्ट कैटेगरी रखी वैश्य की। अब यहाँ पे वैश्यों को क्या काम दिया गया, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान देना। हाँ, ये 2 से 3 काम ना इन तीनों कैटेगरीज में सेम है, बस यहाँ पे वैश्यों में एक और चीज को ऐड ऑन कर दिया गया है कि जो वैश्य होंगे वो कृषि भी करेंगे भाई, गौ पालन भी करेंगे और व्यापार भी करेंगे। ठीक है, मतलब गाय वगैरह का पालन करेंगे, खेती वगैरह करेंगे और व्यापार भी करेंगे। अब देखो इन शूद्र वाली कैटेगरी के जो लोग थे, जो इस कैटेगरी में आते थे, इनका क्या काम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब की सेवा करने का काम भाई शूद्र को दिया गया। वो मतलब जिनके पास पावर होती थी ना, वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। अब देखो ब्राह्मण्स ने क्या किया, 2 से 3 स्ट्रैटेजीज बनाई ताकि जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं ना, वो इन रूल्स को फॉलो कर सके। पहला भाई उन्होंने लोगों के बीच में ये बात फैलाने को कह दी कि भाई ये ना एक दैवीय व्यवस्था है, मतलब भगवान द्वारा बनाई गई व्यवस्था है ये कह के इन्होंने क्या किया, एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि लोग कहीं ना कहीं इन सब चीजों को फॉलो करने लगेंगे। दूसरा, जो उस टाइम पे राजा वगैरह थे, उन्होंने अपने क्षेत्र अधिकार है, वहां पे क्या करो, तुम लोगों से भाई नियमों को फॉलो कराओ, जो नहीं फॉलो कर रहा भाई उसको सोसाइटी से निकाल दो। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जिसके द्वारा जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने ये सारे रूल्स या नॉर्म्स कह लो सोसाइटी में सभी लोगों से फॉलो करवाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे आपने किसके बारे में पढ़ा, यहाँ पे आपने जॉब्स के बारे में पढ़ा कि भाई लोगों की जॉब्स किस तरह से डिसाइड की जाती थी, जिसमें आपने बहुत से फैक्टर्स पढ़े। आई रियली होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब 3.2 आपका एक टॉपिक है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जैसे ब्राह्मण्स ने सोसाइटी में नॉर्म्स बनाए थे। ठीक है, ये ना एक्चुअली मैंने आपको पहले ये वाला टॉपिक समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी, तो अगेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आप पढ़ोगे अक्षत्रिय राजा, मतलब जो क्षत्रिय होते थे समाज में भाई, उन्हीं को एक अधिकार था कि वही राजा बन सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिससे हमें ये बातें समझ में आती है कि बहुत से ऐसे भी लोग थे भाई जो क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी वो राजा बने। कई एग्जाम्पल्स आपको ये भी बताते हैं कि जो मौर्य वंश थे ये भाई अक्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सोसाइटी में राजा बन के भूमिका निभाई। तो मतलब कहने का ये है कि जो ब्राह्मण थे इनका मानना था कि भाई मौर्य वंश जो है वो निम्न वर्ग का है, लेकिन कहीं आपको बाद में बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि उन्होंने क्या करा था, भले ही ये अक्षत्रिय हों लेकिन फिर भी इन्होंने क्षत्रिय बन के सोसाइटी में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाई। वहीं आपको सेकंड एग्जाम्पल ये मिलता है शंगु और कर्ण, ये जो थे मौर्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन भाई ये ब्राह्मण्स थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, क्षत्रियों वाली उपाधि ली, मतलब ब्राह्मणों वाली जॉब नहीं अपनाई, इन्होंने क्या किया, क्षत्रियों वाली जॉब अपनाई। ठीक है, तो आपको इससे समझ में ये वाली बात आती है जो आपकी बुक में लिखी हुई है कि देखो सत्ता का उपभोग हर वो व्यक्ति कर सकता था जो समर्थ है, मतलब जिस किसी के पास भी भाई पैसा है, पावर है, भाई वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ डिसाइड कर सकता था, अपने अकॉर्डिंग अपनी जॉब डिसाइड कर सकता था। वहीं एक और यहाँ पे आपको एग्जांपल मिलता है, ये जो सातवाहन शासक थे, मतलब सातवाहन राजा थे, ये क्या कहते थे कि भाई ये खुद को ना ब्राह्मण बताते थे, लेकिन भाई अगर ये ब्राह्मण से तो भाई इनको ब्राह्मण्स वाली जॉब करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, ये राजा बन गए। तो मतलब भाई जिनके पास भी भाई सोसाइटी में पावर है वो भाई अपने अकॉर्डिंग अपनी जॉब डिसाइड कर सकते थे। तो यहाँ से अगेन यू गॉट एन एग्जाम्पल, हर कोई सोसाइटी में ब्राह्मणीय नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता था। आई रियली होप सो इतना टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो अब हम बात करने वाले हमारे एक नए टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जाति और सामाजिक गतिशीलता। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम यहाँ रिवाइज करेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, ताकि आपको इस चीज में क्लैरिटी हो जाए 100%। हम बात कर रहे हैं भाई अभी तक सोसाइटी में जो डिफरेंसेस थे उसके बारे में, जिसमें हमने अभी तक बात करी कि भाई सोसाइटी में ब्राह्मण्स ने अपने नॉर्म्स में क्या लिख दिया था कि भाई जो जॉब्स होंगी उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बेस पे डिवाइड कर दिया था, और इसी के बेस पे लोगों को जॉब्स दी जाती थी।
सेकंड हमने नॉर्म पढ़ा है कि भाई हर कोई सोसाइटी में ना इन नॉर्म्स थे इसको फॉलो नहीं करता था, जैसे कि हमने क्षत्रिय राजाओं के एग्जाम्पल देखे, मौर्य वंश के एग्जाम्पल देखे, राइट। जिस किसी के पास पावर होती थी वो इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता था। अब इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं धीरे धीरे ना सोसाइटी में कई अलग अलग समुदाय भी उभरने लगे, ठीक है। जैसे जैसे भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी ऑफकोर्स अलग अलग समुदाय भी उभरेंगे। इन समुदाय को इस वर्ण वाली व्यवस्था में डाल पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए भाई इनके लिए ना एक नया की टर्म भाई ब्राह्मण्स ने निकाला, जिसको इन्होंने ब्राह्मण्स ने जाति वर्ग में डिवाइड कर दिया। बस इतना सा टॉपिक है, इसको हम इस वाले टॉपिक में समझेंगे। ब्राह्मण ने सिद्धांत किया था कि जो जाति है ना भाई वो जन्म के आधार पर ही डिसाइड होती है, मतलब जिस किसी का भी जन्म उसकी कैटेगरी में होता है भाई उसको ना लाइफ टाइम भाई उन्हीं के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जातियां जो थी वो वर्णों से अलग थी। जहाँ पे वर्ण को ब्राह्मण्स ने सिर्फ 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, वहीं पे जातियों को कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं थी। देखो इन 4 कैटेगरीज के अलावा भी समाज में और भी समुदाय उभरे, जैसे कि निषाद जो जंगल में रहते थे, व्यावसायिक वर्ग जो व्यापार करते थे, स्वर्णकार जो सोने का काम करते थे। ये ऐसी ही बहुत सी कैटेगरीज अपने काम के बेस पे सोसाइटी में निखर के आई। तो इन कैटेगरीज को जो ब्राह्मण्स थे इन्होंने जाति वाली व्यवस्था में डाल दिया, क्योंकि भाई इन कैटेगरीज को वर्ण वाली व्यवस्था में डालना पॉसिबल नहीं था, तो इनको कहा जाने लगा जाति। बस भाई इतना सा टॉपिक था। तो इतना ही टॉपिक इसमें आपने पढ़ा है कि किस तरह से जाति वर्णों के अलावा एक और नई कैटेगरी सोसाइटी में बना दी थी ब्राह्मण्स ने, जो थी जाति वाली व्यवस्था। अब हम बात करने वाले हैं 4 वर्णों से परे एकीकरण। मतलब बहुत से लोग सोसाइटी में ऐसे थे भाई जिन पर जो ब्राह्मणीय नॉर्म्स थे, विचार थे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो भाई आपस में ना मिलजुल कर एकता के साथ रहते थे। अब उसी में आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जंगलों में रहने वाले लोग जो भाई एक तरह से अपने भोजन के लिए, फूड के लिए जंगल पर ही मतलब डिपेंडेंट थे पूरी तरह से। वहीं आप एक सेकंड एग्जाम्पल देखोगे असंस्कृत भाषी, मतलब एक एलीट क्लास हुआ करता था सोसाइटी में, जो कि मतलब उस टाइम पे ना जो बंदा संस्कृत बोलता था ना उसको मतलब सोचा जाता था यार ये कितना एलीट है। मतलब जो उस टाइम पे ना लोग सोसाइटी में संस्कृत बोलते थे उनको एक अलग ही नजरिए से देखा जाता था, बहुत रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट किया जाता था। तो इसी के परे आप देखोगे जंगल में रहने वाले लोग जो कृषि करते थे, जो असंस्कृत बोलते थे, मतलब जो संस्कृत नहीं बोलते थे, यहाँ पे आप देखोगे इन सब के बीच में आप एक कम्युनिकेशन देखोगे एकता का, जिसको प्रतीक कहा जाता है। मतलब ये सारी जो कम्युनिटीज थी इन्होंने भाई सोसाइटी में एकता स्थापित करी। ठीक है भाई, इतना टॉपिक आपको यहाँ पे आई होप तो समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। एंड हाँ, बहुत से बच्चे कहते हैं भाई नोट्स मैंने आपको पहले बताया टेलीग्राम ग्रुप होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको मैं सभी जो चैप्टर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ उन सबके PDF मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम बात करने वाले हैं एक संघर्ष के बारे में। मतलब ना सोसाइटी में जो उस टाइम पे नॉर्म्स थे, नियम बनाए गए थे, उसमें ना एक वर्ग ऐसा था जिनको ना सोसाइटी में ना तो बिल्कुल रिस्पेक्ट दी जाती थी और उनको ना एकदम सोसाइटी से, मतलब आजकल के टाइम पे एक वर्ड यूज होता है अनटचेबल, मतलब एक उनको छुआछूत के नजरिए से देखा जाता था कि मान लो अगर हमने थोड़ा सा भी टच कर दिया ना तो भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से 4 वर्णों के परे भाई लोगों को संघर्ष करना पड़ा अपना एग्जिस्टेंस सोसाइटी में बनाने के लिए। तो उसी में आप एक अलग कैटेगरी के बारे में यहाँ पे बात करोगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो नॉर्म्स उस टाइम पे सोसाइटी में बनाए गए थे, वर्ण बनाए गए थे कि किसकी कौन सी जीविका होगी, कौन सा वर्ग कौन सा काम करेगा। उसके अलावा जातियों के अलावा एक अलग कैटेगरी उस टाइम पे निकल कर सामने आती है, जिसके बारे में हमें कई उस टाइम पे राइटर्स निकले थे, बौद्धिक राइटर्स थे, ये कुछ राइटर्स थे जिनके हमें ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा तब हमें जाके समझ में आया भाई एक तरह से ना उस टाइम पे सोसाइटी में एक कैटेगरी थी जिसको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो देखो इसमें आप पढ़ोगे कि समाज में ना कुछ वर्गों को अछूत मतलब अनटचेबल ये कहकर उनको सोसाइटी में रखा जाता था और इनको ना सिर्फ एक जॉब दी जाती थी जिसको एक टर्म दिया गया है यहाँ पे दूषित कार्य, मतलब अछूत और अस्पृश्य द्वारा किए जाने वाले काम। ये अछूत और अस्पृश्य किसे कहा गया है? एक इस कैटेगरी के लोगों को कहा गया है। कुछ ऐसी स्टोरीज मिलती है जिसमें ये बताया गया है कि जो चांडाल थे ना, मतलब ये जो अस्पृश्य जिनको मतलब समाज में देख भी लो ना तो ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या देख लिया, इनको ना सोसाइटी से बाहर ही रखा जाता था। फेंके हुए जो लोगों के द्वारा फेंके हुए बर्तन होते थे उनमें मजबूर किया जाता था कि भाई आप इन्हीं का यूज करोगे। चांडाल जो थे ये लोहे के आभूषण पहनते थे। ठीक है, अब एक राइटर थे बौद्ध भिक्षु
फाशियन, इन्होंने अपने ग्रंथ में ये बात सामने रखी है कि ना अस्पृश्य जो लोग थे, जो एक अलग कैटेगरी थी जाति और वर्ण के परे, इनको ना सोसाइटी में करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी ताकि जो बाकी के लोग हैं वो इनको देखने से बच जाए। वहीं श्वेत सांग एक जो दूसरे राइटर थे, उन्होंने ये भी बताया कि जो सफाई करने वाले लोग जो थे उस टाइम पे, उनको ना एक अच्छी तरह से पहले तो ट्रीट नहीं किया जाता था पहली बात तो, और इनको ना सोसाइटी से बाहर ही रखा जाता था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जाति के अलावा, वर्णों के अलावा भी एक कैटेगरी थी जहाँ पे लोगों को कोई अच्छा खासा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। तो आई रियली होप सो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वहाँ पे आपको समझा दिए हैं। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मतलब सोसाइटी में जो उस टाइम पे फादर की वेल्थ होती थी या फिर आफ्टर मैरिज जो विमेन्स को उस टाइम पे वेल्थ दी जाती थी, उस पे किसका राइट होता था। यहाँ पे ना आपको पहले बात थोड़ी सी स्टोरी बता रहे कि महाभारत में क्या हुआ था, कि किस तरह से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को भाई एक तरह से चीट करके भाई उसकी जो जितनी भी संपत्ति थी वो अपने नाम कर ली थी, जिसके बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। तो यहाँ पे आपको महाभारत की थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे मिलेगी। देखो यहाँ पे आपको मनुस्मृति, हमें पता है ये एक ग्रंथ है, ठीक है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो पैतृक जायदाद होती थी या पैतृक संपत्ति होती थी, उस पे माता पिता के बाद सभी पुत्र थे उन्हीं का राइट हुआ करता था। वहीं जो बड़ा पुत्र था उसको संपत्ति में ज्यादा और एक विशेष अधिकार दिया जाता था। जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जो बड़ा पुत्र होता है बेसिकली उसी को क्या कहते हैं, राजा बना दिया जाता था। लेकिन बात करें फीमेल्स की, उनका जो उनके फादर की प्रॉपर्टी होती थी, संसाधन होते थे, उस प्रॉपर्टी पे कोई भी राइट नहीं हुआ करता था। लेकिन हाँ, जो शादी के टाइम पे फादर उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, उन पर जो फीमेल्स होती थी उनका प्रॉपर स्वामित्व मतलब पूरा राइट हुआ करता था। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि हमें ना सोसाइटी में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसमें क्या कहा गया है। प्रभावती गुप्त जो एक उच्च वर्ग की महिला थी, इन्होंने क्या किया था, जो अपने जो हस्बैंड के संसाधन थे, वेल्थ थी, इन पे इनका अधिकार हुआ करता था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये नियम थे, वही अगेन वही वाली बात आ जाती है, जिनके पास पैसा पावर है भाई वो इन नियम्स को फॉलो नहीं करते थे। जैसे कि यहाँ पे प्रभावती गुप्त का एक एग्जाम्पल दे रखा है, अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी के नॉर्म्स थे। नेक्स्ट आ जाओ वर्ण, मतलब जो हमने अभी वर्ण से यहाँ पे आप कभी भी समझ जाने, ब्राह्मण्य वाली व्यवस्था थी जिसमें 4 वर्गों में जीविका को बांटा गया था, ठीक है। जो वर्ण थे, जो यहाँ पे वर्णों में जिन लोगों को बांटा गया था उनका वेल्थ पे किस तरह का राइट हुआ करता था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार वर्ण सिस्टम भी संपत्ति का आधार डिसाइड करते थे। मतलब यहाँ पे ध्यान से समझना, वर्ण ब्राह्मणीय ग्रंथ में क्या लिखा गया है कि भाई ब्राह्मण का क्या काम होगा, क्षत्रियों का क्या काम होगा, वैश्य और शूद्र का क्या काम होगा। तो यहाँ पे ये जो कैटेगरीज थी भाई, इनके पास ना डिफरेंट ऑप्शंस थे जॉब्स की। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ब्राह्मण जो कुछ काम करते थे उसमें वही कुछ कॉमन काम क्षत्रिय भी करते थे, और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कुछ कॉमन काम करते थे वही कॉमन काम भाई यहाँ पे वैश्य थे, वो भी उस जॉब को कर सकते थे। मतलब इनके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जीविकाओं की। लेकिन यहाँ पे भाई शूद्र जो था भाई, उसको एक ही काम दिया गया था कि भाई इन तीनों वर्गों की सेवा करने का काम यहाँ पे शूद्र को दिया गया था। जिससे एक बात तो साफ है भाई, इनके पास अगर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है, डिफरेंट ऑप्शंस है, तो ये ऑफकोर्स इनके पास जो है समाज में ये लोग धनी होंगे। लेकिन जिसके पास सिर्फ एक ही जॉब है भाई, वो अमीर कैसे हो सकता है, खुद सोचो ना। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणीय नॉर्म्स थे भाई, वो एक तरह से डिसाइड करते थे कि कौन सा व्यक्ति अमीर है या कौन सा व्यक्ति गरीब है सोसाइटी में। वहीं बौद्धों ने ना इस बात को यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया अपने ग्रंथों में कि जो ये ब्राह्मण्स कहते रहते हैं ना कि ये वर्णों वाली व्यवस्था जन्म के आधार पर डिसाइड होती है, जाति वाली व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर डिसाइड होती है। भाई ऐसा नहीं है, ये सब जन्म के आधार पर कुछ डिसाइड नहीं होता। जस्ट समाज में कई तस्वीरें ऐसी भी है जहाँ पे ये दिखाया गया कि जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर अपने रिसोर्सेज को जो है बांटा करते थे और उनका यूज करते थे। तो यहाँ पे आपको एक अलग तस्वीर मिलती है सोसाइटी की, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो वेल्थ होती थी उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। सो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं बौद्धिक दृष्टिकोण के बारे में। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि उस टाइम पे 1600 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी के बीच में धीरे धीरे क्या होता है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं भाई, उनके फॉलोअर्स एकदम से थोड़े थोड़े बढ़ने लगते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे ना कई सारे नॉर्म्स थे जिसको भाई हर कोई फॉलो नहीं करता था। तो उनके अकॉर्डिंग भाई बौद्धिक
जो धर्म है उसमें जाके शामिल हो जाए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो यहीं पे ना उस टाइम पे देखोगे फॉलोअर्स भाई बौद्धिक जो धर्म होता है उसमें बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे बताया गया कि बौद्धों ने समाज के बारे में एक अलग अपना नजरिया पेश किया, जिसमें एक सूत पिटक नामक ग्रंथ में उन्होंने क्या कहा है कि भाई राजा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। शुरुआत में क्या होता है, जब सोसाइटी मतलब धीरे धीरे बनती है, उसमें क्या होता है, जब लोग जो होते हैं ना वो अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही जो प्रकृति से मिली हुई चीज़ें होती हैं, फूड, इन सबको ग्रहण करते थे। लेकिन क्या होता है धीरे धीरे ना जो मनुष्य है वो भाई ग्रीडी होने लगा, उसको क्या लगने लगा कि भाई मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनके पास ना एक लीडर होना चाहिए जो भाई उनको सेवा दे, मतलब फूड वगैरह की सेवा दे, उसके बदले में जो लोग होंगे उसको टैक्स देंगे। इसी लीडर को यहाँ पे महासम्मत कहा गया, मतलब एक तरह से किंग की उपाधि दी गई यहाँ पे, जिससे बाद में ना ये किंग वाली व्यवस्था तो ऑफकोर्स आपको पता है हर जगह पे ये फॉलो की जाने लगी। नेक्स्ट आ जाओ, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे आपको एक बौद्धिक दृष्टिकोण मिला होगा, आई रियली होप सो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने अभी तक पूरी सोसाइटी, नॉर्म्स, नियम, विवाह कैसे होते थे, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि भाई इतिहासकार जो है ये सारी बातें हमारे सामने रखी है। इतिहासकार किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय या फिर सोसाइटी की किसी भी बात को जब उजागर करते हैं, वो भाई किन किन बातों का ध्यान रख के किसी ग्रंथ को या उसके अंदर जो छुपी हुई सच्चाई है उसको किस तरह से सोसाइटी के सामने लाते हैं। देखो इतिहास करना, किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं ना तो वो किस बेस पे पढ़ते हैं, पहली बात तो भाषा के बेस पे, कि अगर पाली, प्राकृत और तमिल भाषा बोली जा रही है तो ऑफकोर्स कॉमन लैंग्वेज होगी, मतलब आम बोलचाल की उस टाइम पे ये भाषा रही होगी। अगर संस्कृत भाषा बोली जा रही है तो यहाँ ऑफकोर्स तो ये एक एलीट क्लास वाली भाषा होगी, मतलब यहाँ पे मतलब जिसे एलीट क्लास पढ़ा करता था। ग्रंथ का टाइप कौन सा है भाई, वो है मंत्र। ठीक है, कि जो हमें ग्रंथ मिला है भाई उसमें अगर मंत्र लिखे तो ऑफकोर्स पूजा पाठ के लिए यूज होते होंगे, या फिर अगर कथाएं हैं तो मतलब उस टाइम पे जो कथाएं थी मंदिर वगैरह में या कहानियों के तौर पर जो लोग हैं उनके बीच में पॉपुलर रही होगी। थर्ड भाई लेखक। अब देखो लेखकों का पता लगाते वक्त जो इतिहासकार है वो भाई बहुत सी चीज़ों को देखते हैं कि मान लो अगर कोई लेखक है वो किसी राजा के दरबार का लेखक है, इसका मतलब भाई वो राजा की अच्छाइयाँ ही लिखेगा। वहीं अगर कोई मान लो सोसाइटी के बीच में रह रहा है एक लेखक है, कॉमन सा लेखक है, तो भाई वो सोसाइटी की जो भी उस टाइम पे बात रही होगी, क्या सही बात है या क्या गलत बात है सोसाइटी में, उसको लिखा करता होगा। तो ये इन फैक्टर्स से भी हमें इतिहासकार जो ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं उसके बारे में उसको एनालाइज करके समाज को, उस टाइम के समाज को उजागर करते हैं। वहीं फोर्थ हमारा देख लो श्रोता। अगर भाई कोई ग्रंथ है अगर वो मैसिव लेवल पे पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब ये वो आम भाषा में लिखा होगा, आम भाषा में लिखा होगा तो यस लोगों को कहीं ना कहीं वो कहानियां पसंद आती होगी, मतलब लोग क्या सुनना पसंद करते थे उसका भी ध्यान रखा जाता है। फोर्थ है हमारा डेट, भाई वो कौन से टाइम पीरियड में वो ग्रंथ लिखा गया है। तो भाई ये सारे जो है हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे जो इतिहासकार है भाई वो किसी भी ग्रंथ को एनालाइज करते हैं और उसकी जो स्टोरी रही होगी उस टाइम पीरियड की वो सोसाइटी के सामने रखते हैं। सो ये वाला जो टॉपिक है मैंने आपको यहाँ से समझाया है, ठीक है। तो नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि इतिहासकार ग्रंथ को एनालाइज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। उसी में आ जाओ महाभारत। अब देखो महाभारत को एनालाइज करते वक्त इतिहासकारों ने किन किन बातों का ध्यान रखा होगा। महाभारत को एनालाइज करते वक्त इतिहासकारों ने भाषा, सबसे पहले हमने पहले बात करी है लैंग्वेज और विषय वस्तु की, भाई उस ग्रंथ में क्या क्या चीज़ों को मेंशन किया गया है। अब देखो जब हमने महाभारत को एनालाइज करा तो यहाँ पे हमें दो बातों का पता चला। पहली बात की जो महाभारत है भाई वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता था। अब ये नहीं कि अगर संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया तो बहुत ही ज़्यादा भाई एलीट क्लास उसको पढ़ता होगा या लिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो संस्कृत यहाँ पे यूज़ की गई है भाई वो बहुत मतलब एक होती है ना जैसे इंग्लिश होती है एक एडवांस्ड इंग्लिश, राइट, और एक होती है कॉमन इंग्लिश जो भाई सबको समझ में आती है। तो वही ये भाई कॉमन संस्कृति जो उस टाइम पे सभी को समझ में आती थी, राइट। अब देखो महाभारत को एनालाइज करते वक्त ये पता चला है, महाभारत जैसे ग्रंथ को एनालाइज करते वक्त तो महाभारत में दो चीजों के बेस में महाभारत की जो कहानियां उसको डिवाइड किया। पहला है आख्यान, दूसरा है उपदेशात्मक। आख्यान एक टाइटल है जिसमें हमें कहानियां मिलती हैं और उपदेशात्मक है जिसमें भाई हमें सामाजिक नॉर्म्स के बारे में पता चलता है कि भाई सोसाइटी में कौन कौन से नॉर्म्स को फॉलो किया जाता था। वही हमें ना आख्यान में कहानियों के साथ हमें सामाजिक नॉर्म्स भी मिलते हैं एंड वही उपदेशात्मक में भाई हमें नॉर्म्स के साथ में कहानियां भी मिलती हैं। सो इन दो टाइटल्स पे महाभारत को एनालाइज करा उस टाइम पे जो इतिहासकार थे उन्होंने, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको पता चला कि हमने पहले किसके बारे में बात की कि इतिहासकार जो होते हैं किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए किन फैक्टर्स का यूज करते हैं एंड सेकंड महाभारत जैसे ग्रंथ को समझने के लिए उन्होंने किस तरह से महाभारत के ग्रंथ को समझा और एनालाइज किया।
किसी राजा के दरबार का लेखक है तो ऑफकोर्स राजा की बढ़ाइयाँ ही करेगा वो, ठीक है। अब आ जाओ हम महाभारत को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि महाभारत क्या है। देखो, महाभारत की जो मूल कथा है, मतलब जो महाभारत को एक तरह से उनकी कहानी लिखी है वो भाट सारथी ने लिखी है, जिन्हें सूत कहा जाता था। अब ये सूत का क्या मतलब है? जो सूत होते थे वो कौन होते थे? जो उस टाइम पे राजा वगैरह के साथ युद्ध वगैरह में जाते थे और उनके सामने जो जो कहानियां हैं, स्टोरी हो रही है उनके सामने, वो अपनी एक ग्रंथ मान लो उसमें लिखा करते थे, तो इनको सूत कहते थे। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण ही ये जो स्टोरी टेलिंग का काम करने लगते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ना, जब ये महाभारत जैसा इंसिडेंट हो रहा था सोसाइटी में ना, और भी चीजें उस टाइम पैरेलली चल रही थी। जैसे पूरी की पूरी महाभारत की स्टोरी कुरु और पांचाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि किस तरह से कौरव एंड पांडव के बीच में सत्ता को लेकर भाई एक मतलब एक तरह से मान लो युद्ध होता है, ठीक है। इसी के साथ उस टाइम पे पैरेलली सोसाइटी में और भी चीजें चल रही होती हैं। पहला 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में भगवान विष्णु की पूजा ने इस टाइम पे ज्यादा होने लगी सोसाइटी में। अब कई लोगों के द्वारा ये कहा गया कि भाई जो भगवान विष्णु है ना, इनको श्री कृष्ण माना गया, मतलब श्री कृष्ण को ही इस टाइम पे विष्णु का एक रूप माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। अब देखोगे 200 से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति के ना कई उपदेश थे, जो मनुस्मृति में कई चीजें थी उनको ऐड कर दिया गया महाभारत में। जिससे क्या हुआ, पहले महाभारत के जो महाभारत में श्लोक थे वो जस्ट 10,000 थे, लेकिन अब इन सब चीजों को ऐड करने के बाद यहाँ पे 1,00,000 श्लोक हो गए महाभारत में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सदृश्यता की खोज में। इतना बताया गया है इस वाले पैराग्राफ में कि देखो, हमने यहाँ तक बात करी महाभारत की कि महाभारत के टाइम पे जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका जो सोसाइटल स्ट्रक्चर होता था वो किस तरह से हुआ करता था। अब महाभारत में बेसिकली क्या है, तो उसमें क्या मिलता है हमें? युद्ध की कहानी मिलती है, वन की कहानी मिलती है और महल वगैरह की कहानियां मिलती हैं। अब देखो क्या होता है, इतिहासकारों ने इन ग्रंथों को पढ़ा तो यहाँ पे क्या होता है, 1951 से 2 के बीच में, 1952 के बीच में बीबी लाल एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। इन्होंने क्या करा, पहले तो उन्होंने जो उस टाइम पे ग्रंथ लिखे गए एनालाइज किया, उनको पढ़ा, उनको समझा। इन्होंने क्या किया, अब ना इनको ना हस्तिनापुर, मतलब जो महाभारत के टाइम पे एक शहर था, उनको हस्तिनापुर जैसा एक शहर था, वो कहाँ मिला? मेरठ में मिला। तो इन्होंने क्या किया, थोड़े बहुत प्रूफ इनको और मिल जाए इसके लिए इन्होंने यहाँ पे खुदाई कर दी। जैसे जैसे इन्होंने यहाँ पे खुदाई करी तो इनको कुछ सबूत मिले। इनको सबूत में क्या मिले? मिट्टी की दीवारें मिली, उस टाइम पे जो घर का स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था एंड ऑल, जिससे बीबी लाल को और जो बाकी के इतिहासकार थे उनको ये बात समझ में आई कि देखो, हम महाभारत पढ़ते हैं ना, तो हमें यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मतलब शानदार तरीके से महाभारत की जो चीजें हैं, सोसाइटी है, उनका स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन अगर हम इन रियलिटी हम इस जगह पर गए तो भाई हमें तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिला नहीं। तो इसका क्या मतलब है? या तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई हम गलत जगह खुदाई कर रहे हैं, या इतिहासकार हो सकता है ये सोच रहे कि भाई ये हस्तिनापुर एक ऐसी जगह है जो हस्तिनापुर में जरूर रही होगी लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं रही होगी ये जगह। या फिर ये हो सकता है कि ग्रंथ में ही बड़ा चढ़ा के लिख दिया गया हो। तो मतलब एक इसका ना हमें कुछ कंक्लूजन, हमें निष्कर्ष नहीं मिलता है कि क्या ये जगह वही थी जो महाभारत जैसे ग्रंथ में इतने बढ़ा चढ़ा के जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि महाभारत को पढ़कर एनालाइज करके उसी की जैसी एक जगह मिली हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में थी, वहां पर बीबी लाल ने खुदाई करी ताकि इन्हें कुछ प्रूफ मिल सके। दैट इज ऑल अबाउट इन दिस पैराग्राफ। आई रियली होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। इतना ना आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, जस्ट यहाँ पे आपको एक स्टोरी बता रखी है कि क्या हुआ उसके बाद। अब महाभारत पे आ जाओ भाई अगेन। अब देखो, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। वो क्यों है? क्योंकि भाई हजारों सालों तक इसकी रचना हुई है। मतलब पहले इसमें 10,000 काव्य थे, फिर इसको एक मैसिव लेवल पर इतिहासकारों ने पढ़ा। इसकी रचना हजारों सालों तक इसकी रचना हुई है। ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था, अलग अलग भाषाओं में भी इसकी रचना हुई है, ठीक है। अनेक कहानियां जो किसी एक क्षेत्र में हुई उसे महाभारत में समाहित कर लिया गया। हस्तिनापुर में कोई इंसिडेंट हुआ तो अगर उसी के जैसा सेम इंसिडेंट किसी और शहर में हुआ तो उन सबको भी उस टाइम में महाभारत में ही ऐड कर दिया गया। इसके अलावा हमें महाभारत जैसे ग्रंथ में पेंटिंग्स मिलती है, डांस मिलते हैं आदि वगैरह को भी इसमें समाहित कर लिया गया। एंड लेखकों ने किस तरह से महाभारत का इतिहास लिखा, तो यहाँ पे उन्होंने ये भी दिखाया कि जो लेखक थे ना, जो राइटर्स थे, वो जो उस टाइम पे आम लोग थे उनसे बात करके लिखा करते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि महाभारत किस तरह से एक गतिशील ग्रंथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका एक बार मतलब इसकी रचना हुई और ये रुक गया, नहीं, धीरे 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 इसमें चेंजेस आते रहे, ट्रांसफॉर्मेशंस आते रहे, ठीक है भाई। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से हमने कर लिया है कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, ठीक है। और जो नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। यू विल ज्वाइन टेलीग्राम एंड यू विल गेट द नोट्स। आई रियली होप सो इतना चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और कैसा लगा आज का चैप्टर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड
यस, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना भाई, उनकी भी हेल्प करो, उनका भी भला कर दो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई भी डाउट है आपका नीचे कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कर दो। ऐसे ही बहुत सी वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे आई हुई हैं। यस, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। पूरा हमने पॉइंट टू पॉइंट सारा सिलेबस हमने वहाँ पे कंप्लीट करा है। आई रियली होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। सो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching.